जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। तो आज का आपका साइंस का नया टॉपिक है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश का अपवर्तन वाला टॉपिक है वो इससे पहली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हमें समझना होगा लेंस को। ये लेंस क्या होता है, ठीक है। लेंस क्या होता है? लेंस दो गोलीय पृष्ठों से पृष्ठों से बना एक पारदर्शक पदार्थ होता है या पारदर्शक वस्तु होती है जिनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। अब ये लेंस दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस, जैसे कि दर्पण में आपने समझा था, उसी प्रकार लेंस भी दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक हो गया आपका अवतल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब ये ध्यान रखें कि जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में से उभरा हुआ, बीच में से उभरा हुआ और किनारों से पतला होता है। किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। इसी प्रकार अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। ये दो प्रकार के लेंस मुख्यतः आपके सिलेबस में है। और उसके बाद अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? अभिसारी करता है, यानी इकट्ठा करता है, ठीक। और जो अवतल लेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी। अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया आपका लेंस। अब लेंस में दो फोकस होते हैं। लेंस में दो फोकस होते हैं। अब इसमें फोकस कौन कौन से होंगे? एक फोकस इस पृष्ठ के लिए इधर होगा और एक फोकस इधर होगा। ऐसे इसमें भी एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एफ डैश, इसे बोलते हैं एफ। ये हो गया आपका एफ, ये हो गया एफ डैश, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, एक लेंस का मध्य बिंदु होता है। ये लेंस का मध्य बिंदु, जो लेंस का मध्य बिंदु होता है उसे बोलते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। लेंस का जो मध्य बिंदु होता है उसे बोलते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ये लेंस से संबंधित कुछ पॉइंट्स है। ये हो गया फोकस, एक हो गया मुख्य फोकस, एक हो गया आपका प्रकाशिक बिंदु, एक हो गया आपका मुख्य अक्ष। जैसे दर्पण में होता है इसी प्रकार इसमें भी होता है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया फोकस दूरी, एक हो गया वक्रता त्रिज्या, ये सब चीज़ें उसी तरीके से है जिस तरीके से दर्पण में होते हैं, क्योंकि ज़्यादा डीपली इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन आता है सिर्फ उसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लेंस कुछ इस तरीके से होता इस तरीके का होता है। एक ये हो गया आपका उत्तल लेंस, जिसे आप अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और ये हो गया आपका अवतल लेंस, जो क्या हो गया?
अपसारी लेंस हो गया। ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है, और ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है एक जगह। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, क्या करेंगे, लेंस से प्रतिबिंब का बनना। लेंस से प्रतिबिंब का बनना, जो लेंस से प्रतिबिंब का बनना है उसके लिए आपको नियम याद रखने पड़ेंगे। प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। जो लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं, लेंस से प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं। पहला नियम, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, प्रतिबिंब बनने के लिए आपको ये चित्र समझने होंगे। एक तरफ मैं बना रहा हूं उत्तल लेंस और एक तरफ बनाऊंगा अवतल लेंस। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा अवतल लेंस। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा फोकस, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, अगर ये हो गई मुख्य अक्ष, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक, या जाती हुई प्रतीत होगी। उसके बाद अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो कहाँ जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगर प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वो सीधी निकल जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है तो वो सीधी निकल जाएगी। उसके बाद अगर यही चीज़ें हम इसमें अप्लाई करें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, किसमें, अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आती है किसके, मुख्य अक्ष के, तो क्या होगी। अब देखिए ये तो प्रकाश किरणों को फैलाएगा, इसीलिए तो इसे अपसारी लेंस कहा गया। ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहा गया है। तो इसकी जो प्रकाश किरण है वो फैला देगा और ये क्या हो जाएगा, पीछे जाकर मिल जाएगी। ठीक है, और अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, अपवर्तन के पश्चात हो जाएगी वो समांतर। ठीक, इस तरीके से बनेगी। और उसके बाद आता है अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, वो अपने मार्ग से सीधी निकल जाएगी। ये परावर्तन के लेंस से अपवर्तन के नियम है। लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है अपवर्तन के पश्चात, उसके ये 3 नियम है। 3 नियम इसके लिए लागू होते हैं और 3 नियम इसके लिए लागू होते हैं, लेकिन दोनों के नियम है सेम। क्या, पहला नियम है अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी, और अगर मुख्य फोकस से आ रही है तो वो समांतर हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो वो सीधी निकल जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही सेम कंडीशन अप्लाई होने वाली है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बनने के नियम थे, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेना।
अब बात करते हैं प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब प्रतिबिंब का बनना कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं देखिए ज़रा एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना कैसे बनते हैं देखिए ज़रा। सबसे पहले यदि वस्तु, आपको वस्तु की स्थिति का पता होना चाहिए। यदि वस्तु कहाँ रखी हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कौन से लेंस से, उत्तल लेंस से। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं एक उत्तल लेंस। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, इसका ये हो गया फोकस, इतनी ही दूरी पर ये हो गया फोकस। ठीक है, वस्तु रखनी है अनंत पर, वस्तु रखनी है अनंत पर। जैसे ही वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, पहली प्रकाश किरण समांतर गई, समांतर जाने पर वो कहाँ से जाएगी, पहले नियम के अनुसार फोकस से जाएगी। अब ये तो अनंत पर है तो दूसरी प्रकाश किरण को भी आप समांतर पहुंचा सकते हो और वो भी कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बना। यानी अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जो किरणें हैं वे दोनों फोकस पर काटती है एक दूसरे को। तो जहाँ अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें काटेंगी उस बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना फोकस पर। कहाँ बना, फोकस पर। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब बना छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा कहे या बिंदु आकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिंदु आकार। दोनों वर्ड में से कुछ भी यूज इसमें किया जा सकता है। अब प्रकृति कैसी होगी इसकी, इसकी प्रकृति होगी, देखिए यहाँ पे लेंस के राइट साइड में गया, तो जैसे ही लेंस के राइट साइड में जाता है तो लेंस के राइट साइड में यानी दाईं तरफ जाने पर कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी यहाँ पे दर्पण का ये उल्टा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब बना, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो अब यहाँ पे एक बात नोट कर लें याद रखने के लिए कि दर्पण में जो इधर प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन लेंस में इधर वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अच्छा, फोकस पर बन गया, बहुत छोटा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना। ठीक, ये चार बातें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। दूसरा पॉइंट, ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है यदि वस्तु फोकस व फोकस नहीं, अनंत व वक्रता या 2f के बीच, 2f के बीच रखी जाए या रखी हो। ठीक, यदि वस्तु अनंत व 2f के बीच रखी हो, यानी फोकस जो होता है मुख्य फोकस उससे दुगनी दूर होता है 2f। अब समझिए ज़रा एक बार, इसे हम यहाँ पे समझते हैं, फिगर से समझते हैं इसे। ये हो गया लेंस, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, और ये हो गया f, और इससे जितनी दूर ये f होगा इतनी दूर 2f होगा, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। इधर ये दूरी इसके बराबर होगी इधर, और इधर भी 2f, यहाँ इतनी दूर ही होगा। ठीक है, अब चले देखते हैं वस्तु कहाँ रखनी है, अनंत व 2f के बीच। तो अनंत व 2f के बीच का मतलब है यहाँ पे रख दी, या आप ये कह सकते हो वस्तु जब 2f के पीछे रखी हो तो पहली प्रकाश किरण समांतर,
कहाँ से जाएगी? फोकस से। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो सीधी निकल जाती है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। तो अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर इन्होंने काट दिया एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ बना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? एफ डैश व 2F डैश के बीच। ठीक, दूसरा पॉइंट आ जाता है, क्या बना? वास्तविक, राइट साइड में बना है तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक बना, उल्टा बना, और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट आता है आपका, यदि वस्तु 2F पर हो, यदि वस्तु 2F पर हो, यदि वस्तु 2F पर हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे F, यहाँ पे 2F, ये डैश लगाओ, यहाँ पे F, यहाँ पे 2F। अब कहाँ पे रख दी वस्तु? हमने 2F पे रखी। तो जैसे ही हम 2F पे वस्तु को रखेंगे, पहली प्रकाश किरण समांतर गई, कहाँ से जाएगी? फोकस से होती निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाएगी। ये ध्यान रखें कि ये इस तरीके से काटेगी कि प्रतिबिंब यहाँ बने 2F पर। प्रतिबिंब कहाँ बने? 2F पर बने। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई? वस्तु को कहाँ पे रखने पर? वस्तु को जब हम 2F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? 2F डैश पर बनता है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई 2F डैश पर। अच्छा, कैसी बनी? वास्तविक बनी। वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बना? वास्तविक बना व उल्टा बना। ठीक, वास्तविक व उल्टा, और वस्तु के आकार का। कैसा? वस्तु के आकार का, यानी जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। ये 3 पॉइंट हुए वस्तु के आकार का, ये 3 पॉइंट हुए। इन 3 पॉइंट से आगे चलते हैं। ठीक है, इससे वस्तु हमने देखो पहले अनंत पे रखी, फिर 2F यानी अनंत और 2F के बीच रखी, थोड़ा सा अंदर खिसकाया वस्तु को, फिर हमने रखा 2F पर, 2F यानी और अंदर खिसका दिया, 2F पे रखी। अब जैसे जैसे हम अंदर खिसकाते जा रहे हो प्रतिबिंब को, वस्तु को, तो प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, यदि वस्तु 2F पर हमने रखी थी, अब की बार वस्तु 2F व F के बीच रखेंगे। तो जैसे ही 2F व F के बीच वस्तु को रखेंगे तो क्या कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो देखते हैं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बनाना सीख लें इसे। ठीक है, तो ये F हो गया, 2F, यहाँ पे 2F हो गया, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे 2F हो गया। ये ध्यान रखें कि ये डिस्टेंस सब इक्वल होंगी आपस में। उसके बाद आपने क्या करना है, वस्तु यहाँ रखी थी पहले केस में, अब इस केस में वस्तु को कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे, F और 2F के बीच। अब पहली प्रकाश किरण कैसी जाएगी? समांतर। तो जैसे ही पहली प्रकाश किरण समांतर गई तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण आप भेज दो कहाँ से? ठीक, कहाँ से गई? ये थोड़ा इसमें आगे की तरफ ये कट करेगा।
तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बनेगा 2f के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f के पीछे बनेगा। तो आप कहोगे 2f के पीछे। और कैसा बना? वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा। और उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट क्या बचा? वास्तविक, क्योंकि राइट साइड में है, वास्तविक बना। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप कहाँ रखोगे वस्तु को? अब की बार फोकस पे, और अंदर खिसका दो इसे। वस्तु को कहाँ रख देंगे? फोकस पे। यहां लिखेंगे यदि वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो देखते हैं। यहाँ f हो गया, यहाँ 2f हो गया, इधर f और इधर भी 2f। वस्तु को रख दिया कहाँ पे? f पर, फोकस पर रख दिया। पहली प्रकाश किरण समांतर, पहली प्रकाश किरण समांतर तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी और बहुत दूर जाके मिलेगी। ठीक है, बहुत दूर जाके मिलेगी। यानी प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। और कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। और साथ ही साथ आप क्या कहोगे? वास्तविक बनेगा, वास्तविक व उल्टा। ये कंडीशन हो गई कब की? जब वस्तु फोकस पर रखी हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो उत्तल लेंस का लास्ट है, वो क्या होगा? जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र या आप कहें जब वस्तु लेंस व फोकस के बीच हो। वस्तु लेंस व फोकस के बीच हो। तो ये लास्ट है इसका, उत्तल लेंस का लास्ट प्रतिबिंब बनता है इस तरीके से। तो देखिए कहाँ रखना है अब की बार वस्तु को यहाँ रखना है। पहली प्रकाश किरण कैसी? पहली प्रकाश किरण वही समांतर, तो समांतर गई तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, वस्तु कहाँ जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाएगी। तो ये जो प्रकाश किरण है अपवर्तन के पश्चात कहीं नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं? ये पीछे बढ़ाते हैं। तो जब ये पीछे बढ़ती है तो यहाँ पे कट करती है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कैसा बना? आभासी, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बना। और आभासी व सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये आभासी बना और सीधा, और कैसा? आभासी व सीधा प्रतिबिंब बना और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब कहाँ बनता है? वस्तु की ओर बनता है। कहाँ बनता है? वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु की ओर। ठीक, तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ठीक,
उसके बाद आपका आता है, इस टेबल को एक बार आप अच्छे से बना लेंगे, खुद से बनाएंगे इस टेबल को, ठीक है, उस तरीके से ही जैसे मैंने दर्पण के लिए आपको एक टेबल बनाकर दी थी, ठीक उसी प्रकार ये भी एक टेबल बनेगी। उसके बाद आता है आपका अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है? ये हो गया अवतल लेंस, ठीक, और ये हो गई मुख्य अक्ष, और ये हो गया प्रकाशिक बिंदु। यहाँ पे F, यहाँ पे 2F, ठीक है, इसमें डैश इधर लगेगा। अब वस्तु को कहीं भी रखो, वस्तु को आप कहीं भी रखो तो ये प्रतिबिंब एक ही जगह बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो जैसे ये प्रकाश किरणों को फैलाएगा, यहाँ ये इस तरीके से फैला और यहाँ पे यानी वापस से क्या हुआ, प्रकाश किरण आकर वापस आएगी और यहाँ पे फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी, ठीक। दूसरी प्रकाश किरण आप प्रकाशिक केंद्र से भेज दें तो वो सीधी निकल जाएगी। तो जब सीधी निकल जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना। क्योंकि ये प्रकाश किरणें दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ठीक। तो जब यहाँ प्रतिबिंब बनता है तो ये कैसा बना? देखिए, वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा और कैसा? आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, ठीक है, आभासी व सीधा। ये आपका दोनों लेंस से प्रतिबिंब का बनाना मैंने आपको सिखाया है। इसे अच्छे से आप एक बार वीडियो को देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है लेंस की अक्षमता। लेंस की अक्षमता। तो जो लेंस की अक्षमता होती है वो क्या होती है? जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, उसे हम क्या कह देते हैं? फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है लेंस, वही लेंस की अक्षमता होती है, ठीक है। लेकिन शर्त ये होगी कि जो फोकस दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए। फोकस दूरी कैसी होनी चाहिए? मीटर में। अगर फोकस दूरी आप मीटर में करते हैं और उसका व्युत्क्रम करते हैं तो लेंस की क्या निकल जाती है? अक्षमता निकल जाती है। तो आप लेंस की अक्षमता निकाल सकते हैं कैसे? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को करके। लेकिन शर्त ये होगी फोकस दूरी मीटर में होगी। अर्थात फोकस दूरी को हम P से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को कहीं से प्रदर्शित लेंस की अक्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर 1/F, लेकिन शर्त होगी F जो होगी वो मीटर में होगी, ठीक है। ये आपका आ गया क्या? लेंस की अक्षमता, ठीक है। अब लेंस की अक्षमता का जो मात्रक है, लेंस की अक्षमता का जो मात्रक है उसे हम क्या कह देते हैं? लेंस की अक्षमता के मात्रक को हम कहते हैं डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है, D से प्रदर्शित हम इसे करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो चश्मे लगते हैं उन चश्मों का कुछ नंबर होता है। तो नंबर किस चीज़ का होता है? वो नंबर उसमें उस चश्मे में लगे जो लेंस है उनकी अक्षमता होती है, ठीक है, और वो डायोप्टर में होती है। जैसे किसी चश्मे का नंबर है 1.5,
1.5 का मतलब है ये 1.5 डायोप्टर है। ठीक है, ये लेंस की अक्षमता है, इसे P से प्रदर्शित हम करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है लेंस की अक्षमता में परिवर्तन। क्या? लेंस की अक्षमता में परिवर्तन। जो लेंस की अक्षमता में परिवर्तन है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि भाई एक लेंस है और उस लेंस का अपवर्तनांक दे दिया जाएगा आपको कुछ, जैसे मैंने मान लिया कि एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक म्यू है और उसे एक द्रव में डुबोया गया जिसका अपवर्तनांक म्यू डैश है, ये द्रव का अपवर्तनांक हो गया। तो लेंस की अक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, मान के चलो कि एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक म्यू है और उसे म्यू डैश अपवर्तनांक के किसी द्रव में डुबोया गया है, तब उसकी लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को समझने के लिए आपको बस छोटे से पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या? पहला पॉइंट है कि अगर म्यू बड़ा हो जाए म्यू डैश से, मतलब कहने का ये है कि लेंस का जो अपवर्तनांक है, लेंस का अपवर्तनांक वो बड़ा हो जाए द्रव के अपवर्तनांक से। ठीक है, अगर लेंस का अपवर्तनांक बड़ा हो जाए किससे? द्रव के अपवर्तनांक से, तो क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ेगी और अक्षमता घटेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये इसका मतलब है फोकस दूरी बढ़ेगी और अक्षमता घटेगी। भाई ये तो मैंने अभी भी इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो अक्षमता होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो अगर ये बढ़ा तो ये ऑटोमेटिक घट जाएगा और लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई 1.55 अपवर्तनांक का 1.55 अपवर्तनांक का लेंस 1.33 ये लेंस के लिए है और 1.33 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाता है, तो लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा या लेंस की अक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने इसमें तीनों चीज़ें लिख दी हैं। जब ये हो गया लेंस के लिए तो इसे हम ले लेंगे म्यू, और ये हो गया द्रव के लिए, इसे ले लेंगे हम म्यू डैश। तो आप देख रहे हैं कि म्यू की वैल्यू बड़ी है किससे? म्यू डैश से, यानी लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। तो इस केस में फोकस दूरी बढ़ेगी और अक्षमता घटेगी और प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अगर म्यू छोटा हो जाए म्यू डैश से, मतलब लेंस का अपवर्तनांक छोटा हो जाए और द्रव का अपवर्तनांक बड़ा हो जाए, तब भी क्या होगा? तब भी यही होगा, फोकस दूरी बढ़ेगी और अक्षमता घटेगी, यानी दोनों केस में यही होगा। लेकिन यहाँ परिवर्तन किस चीज़ में आएगा? परिवर्तन आएगा प्रकृति पर, प्रकृति बदल जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी। मतलब क्या होगा? जो उत्तल लेंस है, जो उत्तल लेंस है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा और जो अवतल लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन? कि एक लेंस को जब द्रव में डुबोया जाता है तो लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो डिपेंड करेगा किस पर? वो निर्भर किस पर करेगा? अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा।
लेंस के और द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। अगर अपवर्तनांक लेंस का ज़्यादा है तो फोकस दूरी बढ़ेगी और अक्षमता घटेगी, लेकिन प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लेंस का अपवर्तनांक छोटा है और द्रव का अपवर्तनांक बड़ा है तो उस केस में भी फोकस दूरी बढ़ेगी और अक्षमता घटेगी, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। उसके बाद आता है आपका, यदि कोई द्रव ऐसा हो जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, यानी दोनों अगर अपवर्तनांक बराबर हो, द्रव भी वही और क्या लेंस का अपवर्तनांक भी वही और द्रव का अपवर्तनांक भी वही, तो ना फोकस दूरी में कोई परिवर्तन आएगा और ना ही अक्षमता में कोई परिवर्तन आएगा, दोनों में से कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। और यह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। क्या करने लगेगा? समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, यह समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो फोकस दूरी है इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाएगी, फोकस दूरी अनंत, और जो अक्षमता है 0, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर क्या होगा, म्यू बराबर क्या हो जाए म्यू डैश के, यानी लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक दोनों आपस में बराबर होते हैं तो फोकस दूरी हो जाएगी अनंत, यानी बहुत ज़्यादा, फोकस दूरी क्या हो जाएगी अनंत, और अक्षमता हो जाएगी 0, क्योंकि अक्षमता जो होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, लेंस का ये टॉपिक आपका यहीं पे होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।